कयामत होती। हेलो दोस्तों, आवाज़ आ रही है आपको? मेरे को हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो। ठीक है। चलो, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल्स देख लिए थे, है ना? तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी दोस्तों। और चलो यार, मैं आपको ना पढ़ाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ ना, उसके बाद से हम आगे की स्टडी शुरू करते हैं। चलो, पहले तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं है तो काम आप भी करते होंगे, रिवीजन किया होगा आपने। मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, अगर इनको सुनने के बाद में आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो मटके से चुल्लू भर पानी लें और उसका सदुपयोग करें। खैर चलो, मैं पूछता हूँ, न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड में डिफरेंस दिमाग में आ रहा है क्या? अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे, नहीं तो आपके रास्ते भटक चुके हैं। अपना वक्त कहीं और लगाएं जहाँ लगाना चाहिए। चलो, दूसरा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के अंदर एक डिफरेंस याद आ रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा तो बेटा क्लास पीछे वाली वापस देख लो, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही पढ़ते जाओगे, लोग एग्ज़ाम क्लियर करते जाएंगे। फिर अपन रूडोल्फ विर्चो की बात करते हैं, कुछ याद आ रहा है? इसने ओमनिस सेलुला ई सेलुला। वो बोले सर ये क्या है? अरे ये वही है, जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, उसने अपनी लैंग्वेज में बोला था ये। हाँ, मैंने ये शायद वर्ड यूज़ नहीं किया तो आपको उसका ध्यान में नहीं आया। चलो, स्लाइडेन और स्वान याद आ रहे हैं? स्लाइडेन और स्वान। स्वान क्या होता है? स्वान एनिमल है ना, तो ये जूलॉजिस्ट था। और दूसरा आपको याद रह ही जाएगा, बोटेनिस्ट, है ना? इन दोनों ने सेल के बारे में बताया था, बट ये नहीं बता पाए थे ये खेल किस में हो गए थे, कि सेल एक्चुअल में आए कहाँ से। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। बाकी आप ये स्लाइड्स देख सकते हो, पीछे वाली क्लास हमने कर ली थी, आप उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लो। नाउ आगे हम शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स से। किससे? सेल ऑर्गेनल्स। अब देखो यार, सेल ऑर्गेनल में पहले मैं आपको देता हूँ एक ओवरव्यू। ठीक है, डायग्राम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ चीज़ें डायग्राम से बहुत क्लियर हो जाती हैं, बाकी लिखने वाली चीज़ तो मैं आपको पता ही है कि हैंड रिटन करवाता ही हूँ। तो अभी हम देखो, ये पूरी सेल है, सेल के अंदर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। कहाँ से? बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले हमें दिखेगी सेल मेम्ब्रेन। अब ये मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, अगर ये सेल मेम्ब्रेन कब दिखेगी? जब ये क्या है? एनिमल सेल। क्योंकि हमें पता है कि एनिमल सेल में क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, वरना इसके बाहर एक सेल वॉल भी होती है ना, कि अगर इसके बाहर बात करें तो हम सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन आ गई। ओके, सेल मेम्ब्रेन के बाद में साइटोप्लाज्म आएगा। ये जितना भी मेट छोटा 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 दिख रहा है ना, तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक, अब साइटोप्लाज्म में बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक ये नाम आप यहाँ एक बार सुन लो और बस इनके बारे में मैं जो बोलूँ उतना ध्यान रखना, एग्जाम में हमारे लिए उतना रिलेवेंट है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल को। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सर ये क्या होती है? जैसे आपके बॉडी में स्केलेटन है ना, तो ये यही समझ लो कि ये इनका स्केलेटन होता है एक तरह से। ठीक है, स्केलेटन, इनका एक स्केलेटन बोल सकते हो इसको, जिससे ये शेप को मेंटेन करके रखते हैं सेल की। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद में हम है ना न्यूक्लियस से आगे चलते हैं ना। चलो पहले न्यूक्लियस को देख लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस हो गई। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप इन नाम से फेमिलियर हो जाओ। देखो यार, जब भी चीज़ें पढ़ते हैं हमें पहले उनके जैसे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, उन हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हमें एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे ब्रेन को एक एसेंस आता है चीज़ों का, है ना? एक भाव आता है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, और ये नाम हम आगे फिर सुनेंगे। तो अभी अगर जो तो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये नाम पता है कि क्या है, हो सकता है इनके बारे में भी पता हो, पर जो इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या है, ये वही है रामू काका वाली बात है, कि रामू काका भी पहली बार आए हैं हमारी गली में सब्जी देने, तो हम पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं। अच्छा रामू काका, आप ये बेचते हैं? ठीक है, तो अब इसको हम बार बार
पढ़ेंगे आगे तो उससे क्या होगा, रामू काका हमारे हर रोज़ गली में आएंगे तो हमारे रामू काका नाम जुबान पे ऐसे लब से आ जाएगा, समझे ना। लब से लब कुछ सच्ची नहीं याद आ गया, खैर छोड़ो जाने दो। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये विजिबल होगा आपको, हाँ मेरे को विजिबल हो तो आपको विजिबल ही होगा। तो ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एक तो ये है और एक ये पार्ट है, इसमें देख रहे हो ये डॉट 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 दिखा रखा है, ये डॉटेड पार्ट है ना, डॉटेड। तो ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है इतना। राइबोसोम की वजह से ये डॉट दिख रहे हैं इसलिए इसको रफ बोल दिया, और यहाँ राइबोसोम नहीं है इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्मूथ बोल दिया। इतना क्लियर है। ये छोटी छोटी बात है, ये ऐसी एग्जाम में आ जाएंगे सीधी की सीधी। मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने आप में क्वेश्चन हैं, ये याद रखना तुम। फिर आता है सेंट्रोसोम, ठीक है। चलो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको गोल्जी अपरेटस, क्या है ये, गोल्जी अपरेटस। तो ये सब किस में इंक्लूड होता है, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है ना, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें आ गई ना, रफ, स्मूथ और गोल्जी अपरेटस। आगे मैं दिखाऊंगा इनको, जब मैं आपके इनके बारे में बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ये तीनों क्यों कनेक्टेड है आपस में, है ना। चलो तो फिर हाँ, अगर न्यूक्लियस के अंदर ये वाला पार्ट बात करें तो ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ओके। और ये पोरस होती है, मैंने आपको बताई थी। याद आ रहा है कुछ, पीछे वाली क्लास को रिकॉल कर पा रहे हो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे दंड है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ये चलो वैक्यूल आ गई, वैक्यूल फिर मैंने आपको बताई थी। लार्ज किस में होती है, याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात। स्मॉल किस में होती है या एब्सेंट किस में होती है, याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो बेटा पढ़ने की ज़रूरत है, सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होते। तुम मूँगफली खाओगे कोई बादाम खा के निकल लेगा। चल नेक्स्ट, फिर ये आते हैं प्रोक्सीसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ये चीज़ें हमने सुनी है। प्रोक्सीसोम वैसे रेस्पिरेशन में काम आते हैं, तो इनको अपने एक बार इसके बारे में इतना डिटेल नहीं करना है, जो करना होगा मैं बता दूंगा, ओके। तो अभी के लिए सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखो। चल ये क्लियर हो गया। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। जो नोट्स बनाने हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा लेंथ में लिखूंगा नहीं, हाँ कुछ की पॉइंट्स है वो लिखूंगा और उसके बारे में पूरा बोलूँगा। तो आप उन चीज़ों को अगर चाहें लिखना तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके नोट्स हमेशा के लिए बनने वाले हैं। तो आप निश्चित रहिएगा, यही चीज़ें आप बार बार रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन होगा। देखो ये याद रखना यार, PYQs होते हैं ना वो अमृत होते हैं, क्या होते हैं, अमृत होते हैं, ठीक है। और अगर अमृत नहीं पी पाए तो देव नहीं बन पाओगे, है ना। और मेरी बात नहीं करता, देव मतलब चाहिए ना यार, जॉब चाहिए सबको, तो वो कैसे मिलेगी, तो वो अमृत ही है। तो PYQs करने से क्या होता है, हमें उस एग्ज़ाम का आइडिया हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम का आइडिया हो जाता है कि वो कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या क्या पूछ रहा है। तो क्या हम जब भी पढ़ते हैं ना, देखो तुम जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार कुछ ना कुछ एड ऑन करने के लिए तुम्हें मिल जाएगा। वो एड ऑन क्या, जो पेज तुमने लिख लिए वो तो लिख ही लिए, उसके बाद जब PYQ करते हो तो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी कभी हमें मिल जाती है। तो उन चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ पर हमें बस लिखना होता है, तो वहाँ से हम नई चीज़ें एड ऑन कर लेते हैं, ओके। चलो तो ये तो विज्ञान की बात। अब चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो ये हम आपको पता है कि सेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देख लिया, स्ट्रक्चर में हमने पहला टॉपिक उठा लिया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करने वाले। ये स्ट्रक्चर देखो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है, मतलब मैंने ये फ़ोटो डाउनलोड की है, वो क्यों, कारण बताता हूँ उसका। क्योंकि जब मैं कभी कुछ लाइनें बोलूँगा ना तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अभी मैं कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा फिर उनको यहाँ इस डायग्राम से रिलेट करूँगा, तो तब तुमको समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। यार ये रेड से अच्छा मेरे को येलो लग रहा है। एग्री, लाइक कर देना एग्री हो तो, हाँ। और कमेंट कर दिया करो यार, मेरे को पता लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तरीका ठीक है, आपको कुछ नया जानना है या कुछ वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट चाहिए, स्लाइड्स मतलब जो हैंड रिटन वाला सिस्टम है ये पसंद आ रहा है, तो वो चीज़ें बताया करो मेरे को। चलो फिर हम बात करते हैं कि ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल होती है क्यों होती है, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको प्रोटीन दिख रहा है और ये लिपिड बाइलेयर बोलते हैं बेटा इसको। इसके लिए मेरे को चेंज करना पड़ेगा कलर, ये
ठीक है, यही समझाता हूँ यार इसको। ये ऐसे जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको ऐसे, तो इसको लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ठीक है, फिर एक डिटेल वाला पार्ट और समझा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी लिपिड बाइलेयर होती है ये। ठीक, अब ये पार्ट किधर है, किधर है, साइटोप्लाज्म की तरफ, किसकी तरफ, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर, तो ये हेड है वाटर की तरफ, तो इसीलिए इसको आपने सुना होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। और ये टेल होती हैं, ये क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो ये वाटर से दूर होती है, मतलब साइटोप्लाज्म से दूर वाली साइड होती है, इसलिए हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलते हैं। फिर इसकी आगे भी डिटेल स्ट्रक्चर होती है, वो हमारे काम का नहीं है, वो 11th-12th के अंदर आती है। हाँ, वो काम की चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, हाँ, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो ये आ गया प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। फिर ये होती है एसपीएम के बारे में सुना होगा, इसको फुल फॉर्म होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही क्रॉस करने देती है खुद से, है ना, सेलेक्टिव। अब सेलेक्टिव क्यों करने देती है, मान लीजिए आपका घर है, घर के अंदर एक तो है गेट, वो एक है खिड़की, है ना। गेट आपको पता है कि आपको कब बंद करना है, कब खोलना, मान लो रात को आप गेट बंद कर देते हैं। ठीक है, खिड़की पूरा दिन खुली रहती है। ठीक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से बंद खोल सकते हो। हवा है तो वो आप चाहते हो कि हवा अंदर आए, इसलिए आप खिड़की खुला रखते हो। अब पता है खिड़की का साइज ही आपने गेट जितना बड़ा कर दिया, तो खिड़की तो हमेशा खुली रहती है, तो इसके अंदर से तो कोई भी आ चला जाएगा ना। तो इसीलिए इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये प्रोटीन्स और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअल में क्या होती है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जब भी कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है, तो ये उसके बीच में एक इंटरलिंक स्टेब्लिश करती है कि हाँ ये अंदर जाने लायक है या नहीं, या ये समझ लो आपकी, इसको सिंपल याद रखो, वेरीफाई करती हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब इसके बारे में एक और चीज़, मतलब इसको आप ऐसे लिख लेना, जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये एंट्री एंड एग्जिट अलाउ करती है सेलेक्टिव मटेरियल्स का, किसमें, सेल के अंदर, इनसाइड ऑफ सेल, है ना। क्लियर है इतना, ओके। फिर इसके बारे में एक मॉडल, जो मैंने ये डायग्राम दिखा रखा ना आपको, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बेटा सिंगलर और निकोलसन ने दिया था, सिंगलर एंड निकोलसन। ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, नीट में ही आता है ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट, और अपने लिए हो गया जनरल साइंस का क्वेश्चन, है ना। नीट के हलवे क्वेश्चन में आता है ये, और अपने को अपने लेवल पे ध्यान रखना है कि ये क्या है, जनरल क्वेश्चन है कि फ्लूइड मोज़ेक वो मॉडल किसने दिया, तो सिंगर और निकोलसन ने, इतना याद रह जाएगा। ठीक है, वही आया इसमें, उसने वही बताया था कि ये जो प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, यही सिंपल सी चीज़ें उसने बताई थी। चलो, इसके बाद में एक डिफ्यूज़न का नाम सुना होगा आपने। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो लिक्विड, जो से ये जनरली गैसेज में देखा जाता है, तो गैसेज क्या करते हैं, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, या वाटर, इसको आप लिक्विड्स में भी देख सकते हो, ये मतलब अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। क्लियर है, मान लो इसको आप सिंपल ऐसे एग्जांपल से समझो कि मान लो अगरबत्ती है, किसकी बत्ती है, अगरबत्ती, और अब ये अभी आपने जला रखी है तो इसमें से फ्रेगरेंस निकल रही है। अब ये एक रूम है, अब ये जब आप इस कोने में जला दो, इस कोने में जला दो, इस कोने में जला दो, ये धीरे धीरे सब में फैल जाएगी। तो ये फ्रेगरेंस जो है वो एक तरह से क्या है, गैस ही तो है, वो गैस इस पूरे कमरे में फैल जाएगी, है ना। तो यही है डिफ्यूज़न, कि यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से तो जनरेट ही हो रहा है, और रूम में जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ ये पहुँच के फिल कर देगी इसको। ठीक है, तो ये है डिफ्यूज़न। फिर आता है एक ओस्मोसिस। समझ में आ रहा है ना बेटा, देखो बातें तो हम कर नहीं सकते, क्लास है रिकॉर्डिंग, बट इसका पूरा लुत्फ़ उठाओ तुम। कोशिश करता हूँ बीच में इंटरटेन करने की मैं, खैर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ओस्मोसिस
ओस्मोसिस क्या होता है? ये होता है बेटा, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा ओस्मोसिस। एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या याद रखनी है कि ये ओनली लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, ओनली लिविंग सेल। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, प्लांट रूट्स में हो गया, है ना? ठीक है, याद रहेगा। ओके, ये प्लांट रूट्स में, और इसके लिए ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि हम ये किस कहाँ पढ़ रहे हैं, आप जब भी पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि ये आप किस में पढ़ रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओस्मोसिस एक्चुअल में क्या है, वाटर का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, किसकी सहायता से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से ही क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। आई होप ये अब आपको क्लियर होगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। इसको दोबारा एक बार देख लेना, अपने हाथ से एक बार कॉपी पे बना लेना, ये आप कभी नहीं भूलोगे यार। ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स आ जाते हैं बेटा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे PYQs भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पर हाँ एक चीज़ याद रखना, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या? वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की सीधा ही चला जाएगा, इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एक तरह से क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, और थ्रू सेमी परमिएबल में मेम्ब्रेन। क्लियर है? इतना ही याद रखो। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, इसी ओस्मोसिस के कंसेप्ट पे तीन चीज़ें सुनी होगी आपने। क्या? तीन, जैसे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पूरा लिखूं क्या? वैसे आप पढ़ने पे ध्यान दिया करो, चीज़ें आप मैं जैसे बोलता हूँ ना तो उनको खुद लिख लिया करो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अभी फटाफट से, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ ना, साइंस में ना, मैंने आपको क्या बोला था कि साइंस में कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको तोड़ के पढ़ लो। आप ज़िंदगी में ना तो वो मीनिंग भूलोगे और ना कभी वो टर्म भूलोगे। हाइपो का मतलब ही होता है कम, साइंस में कहीं चले जाना, हाइपो का मतलब ही होता है कम, पर हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा। ठीक है, हाइपरटेंशन बोलते हैं ना, हाई BP। ठीक है, तो वो हाइपर आ गया। हाइपो कम, और आइसो मैंने आपको कल ही बताया था, याद आ रहा है आपको? आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, है ना? केमिस्ट्री में आप पढ़ते होगे, कार्बन कंपाउंड के इधर उधर मिथाइल ग्रुप एक जैसा है तो ये आइसो ग्रुप बोलते हैं ना इसको। चलो ये वहाँ पढ़ना, पहले आपको नाम क्लियर है क्या? तो ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं आगे जो जो बोलूँगा वो बस इसी चीज़ से रिलेट करना है। हाँ, अब ये पूछ सकते हो आप कि सर ये हाइप किसके कम होने की बात, किसके सेम होने की बात, किसके ज़्यादा होने की बात, है ना? तो ये कम क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है? क्या है? कंसंट्रेशन। बेटा अभी एक मैं सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ, वो अपने पेज पे ढंग से लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ से फिर क्लीन करूँगा उसको। देखो, अगर कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या होती है? मान लो ये वाटर है, इसमें हमने शुगर ऐड की, ठीक है, ये 1 लीटर वाटर है, इसमें हमने 50 ग्राम शुगर ऐड कर दी। ठीक, एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में मान लो इसमें 100 ग्राम शुगर ऐड कर दी, वाटर वही 1 लीटर है। तीसरी कंडीशन में हमने इसमें 500 ग्राम शुगर ऐड कर दी। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है ना बेटा, वो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में देखी जाती है। जो सोल्यूट इसमें हम मिलाते हैं ना, ये तो सोलवेंट हो गया और ये सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो जो सोल्यूट हम इसमें मिला रहे हैं उसके बेस पे देखी जाती है। तो सोल्यूट जितना ज़्यादा
कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा, सोल्यूट जितना कम कंसंट्रेशन उतनी कम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाइपोटोनिक, तो ये हाइपो मतलब कम है, क्या है कंसंट्रेशन, तो कम क्या है इसमें, सोल्यूट कम है। अब सोल्यूट कम है तो वाटर ज़्यादा है। अभी इतनी बात समझ में आ गई। और आइसोटोनिक में अभी किस किस की बात कर रहे हैं हम एक्चुअल में क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्या है कंसंट्रेशन कम है, इक्वल है और ज़्यादा है, कि सर आपने बोला था कि कंपैरिजन के हिसाब जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कंपैरिजन के बेस पे होता है, तो हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, तो ये हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे एनिमल सेल की। ठीक है, एनिमल सेल की याद रखिएगा, एनिमल सेल की बात करेंगे। और ये मान लो आप आरबीसी ले लो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में तुम देखोगे तो आरबीसी के लेकर के एग्जाम्पल पूछे गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हाइपो, आइसो और हाइपरटोनिक की। इतना क्लियर है क्या? देखो ये पूरा बैकग्राउंड है, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कंसंट्रेशन समझ में आ गया कि सोल्यूट जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा, तो उसमें जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी तो पानी क्या होता जाएगा, कम। और ये हम अब कंपेरेटिवली देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैं अब इसको क्लीन कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखना चाहें तो लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलो अब देखो, अब मैं बनाता हूँ बकेट। ठीक है, 1 2 3, इसमें हमने रख दिया आरबीसी। ठीक है, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम चेंज देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? चेंज। ये जस्ट हमने डाली है इसमें, ये हो गई आरबीसी मतलब एनिमल सेल, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलो अभी मैंने जो जो बताया ना, आप बस उसको फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने अभी देखो तीन क्वेश्चन बनते हैं इन पे ना। पहला हाइपोटोनिक, आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने जो जो पढ़ा हम उसको काम में लेंगे। तो हम इस सेल के बेस पे इसको नाम ले रहे हैं, इस सॉल्यूशन का। तो इस सेल का साइटोप्लाज्म और बाहर का लिक्विड, मतलब लिक्विड्स के बीच की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड ही तो होता है एक तरह से। साइटोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड ही तो है, एक सॉल्यूशन ही तो, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंटेंट मिला हुआ है, तो उसकी भी एक कंसंट्रेशन होगी। तो अगर हाइपोटोनिक है मतलब इस बाहर वाले की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, कंसंट्रेशन कम है और अंदर है ज़्यादा। अब बताओ पानी कहाँ ज़्यादा है? जहाँ कंसंट्रेशन कम है वहाँ क्या है, पानी ज़्यादा, वाटर ज़्यादा। और आरबीसी में वाटर कम। और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो मतलब बाहर से पानी अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो ये सेल क्या होगी, फूल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, स्वेलअप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये आरबीसी क्या है, एनिमल सेल है। क्या है, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के बाहर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल क्या करती है, सेल को पकड़ के शेप में बना के रखती है। क्योंकि ये सेल वॉल नहीं होती तो ये क्या हो जाती है, ज़्यादा होने पर ब्रस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। फिर बहुत हाइपोटोनिक का मतलब क्या, बहुत कम कंसंट्रेशन है, तो ये स्वेलअप की कंडीशन या तो थोड़ी फूल जाएगी, या फिर ये बहुत ज़्यादा देर रहने पे क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए फिर एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, मैं इनको फिर से समझाता हूँ आपको। सेकंड वाला समझाते हैं ना, अभी वैसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को वापस देख लेना। अभी ये दो और समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देखना खुद, आप खुद क्वेश्चन कर लोगे। आइसोटोनिक, ठीक है, तो आइसोटोनिक मतलब इसकी कंसंट्रेशन इक्वल टू आरबीसी की कंसंट्रेशन, बराबर है। क्लियर है? चलो अब देखो, मतलब यहाँ जो वाटर है और यहाँ जो वाटर है वो इक्वल हो गए दोनों के। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, कि आरबीसी के अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों सेम है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, आइसोटोनिक। तो अगर मेरे को एक बात बताओ बेटा, जब दोनों तरफ पानी बराबर है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत है क्या? जैसे ये ले लो आप, ठीक है, इस कंटेनर में उस कंटेनर में लेवल में पानी है और यहाँ पे छेद है, तो छेद भले ही हो, ये पानी कहीं जाना चाहेगा ही नहीं। क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि पहले ही लेवल में है ये।
समझ में आ गई? तो गुड। तो ये इसमें नो चेंज, आरबीसी में नो चेंज। क्लियर है? चलो अभी हम लास्ट केस देख लें, हाइपरटोनिक। अभी बेटा आप खुद बताओ, हाइपरटोनिक का मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा तो वाटर बहुत कम, और आरबीसी में कंसंट्रेशन क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो कम हो गई, तो इसमें कंसंट्रेशन कम। यार आपको दिखेगा नहीं ना, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ कि कंसंट्रेशन आरबीसी की कम, ठीक है? तो आरबीसी की कंसंट्रेशन बहुत कम तो वाटर बहुत ज़्यादा। अब वाटर कहाँ ज़्यादा है? आरबीसी में। कहाँ कम है? इसके बाहर। तो वाटर कहाँ जाएगा? आरबीसी के अंदर से आरबीसी के बाहर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये श्रिंक कर जाएगी। समझ में आएगा बेटा? इसको फिर से देख लेना, दोबारा देख लेना, इतना मैंने बेहतर आपको समझा दिया है। आपने पहले पढ़ा होगा कहीं, अगर नहीं समझ में आया है, देखो हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट समझाता है, मैं जितना बेस्ट समझा सकता था मैंने समझा दिया। इसको आप अच्छे से दोबारा देख लो, ठीक है? आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। याद रखने वाली चीज़ है हाइपो, आइसो और हाइपर, और ये किसके रिस्पेक्ट में है? एन जो साइटोप्लाज्म है, जो इसमें सेल डाल रहे हो उसके साइटोप्लाज्म के हिसाब से, ठीक है? क्लियर है? चलो फिर एक कंडीशन है ना, जैसे मैंने ये बताया ना कि ये श्रिंक कर जाएगी, तो ये एनिमल सेल है तो श्रिंक कर जाएगी। एक मैं अलग से लिख के बताता हूँ आपको। ये कलर दिख जाएगा ना, चलो चेंज कर लेता हूँ मैं। चलो एक टर्म आती है प्लाज्मो लाइसिस। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये सेल वॉल होती है, प्लांट सेल होगी तो क्या होगी? सेल वॉल होगी। अब देखो ये सेल श्रिंक तो इसमें भी करती है, अगर हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो श्रिंक तो यहाँ भी करेगी, पर ये क्या कुछ ऐसी सी हो जाती है, मतलब ये सेल वॉल से कुछ हिस्सा इसकी मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका जुड़ा रहता है, और ये बिल्कुल ऐसे अजीब सी कंसंट्रेट हो जाती है। या यूं कह दो कि इसका जो प्लाज्मा था ना, प्लाज्मा मतलब वही साइटोप्लाज्म, वो लाइसिस हो गया, मतलब खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो ये कंडीशन जो है प्लांट सेल में, इसी को बोलते हैं बेटा प्लाज्मोलाइसिस। होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है? इसको दोबारा देख लेना, नोट साथ साथ बनाते चलना बेटा। दोबारा आकर अगर तुम ये देखना चाहोगे तो इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। कहीं तुम वीडियो पॉज करके देखो, हाँ क्लास लोगे तब तो समझ में आएगा, फिर तुम्हें उतना ही टाइम पूरा वेस्ट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है एक ही बार चीज़ लिखो, क्योंकि बार बार बेटा क्लासेस नहीं देखते। हाँ कन्फ्यूज़न हो तो देखते हैं क्लासें, ज़िंदगी भर क्लासे ही लेते रह जाओगे। करने वाला काम है वो है रिवीजन, और वो कागज़ पे लिखोगे तभी होगा। क्लियर है? चलो अभी इसके बाद में मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बता देता हूँ। कहाँ बताऊँ कहाँ बताऊँ कहाँ बताऊँ, को पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। चलो है ना, यहाँ पर हम सेल वॉल के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, ठीक है? ये एक्चुअल में क्या होती है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, मतलब डेड बोल सकते हो इसको। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हमने पढ़ा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या हो सकती है? सेल वॉल हो सकती है। और किस में होगी? एनिमल सेल में होगी ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शर्म आनी चाहिए खुद पे। एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, ठीक है? प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल, और बहुत से अदर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है ना, जैसे बैक्टीरिया, लिख देता हूँ मैं बैक्टीरिया, जैसे फंजाई, एल्गी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसको तो हमने काटने के लिए लिखा है ताकि हमें याद रहे कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। देखो बेटा बैक्टीरिया में होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। बेटा ये क्वेश्चंस हैं, यही समझ लो आप। ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ वो क्वेश्चंस हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में बना के दे देगा।
इधर उधर ताकोगे, सर की याद आएगी कि सर याद कर लेते तो बेहतर था। अभी याद कर लो, कुछ नहीं। चिट्टिन, ये क्या चिट्टिन है बेटा, क्या है चिट्टिन? वैसे इसको साइंस में काइटिन बोलते हैं, पर मज़े के लिए याद रख लो चिटिन होता है। ठीक है, फंगस में जो होता है, फंजाई के अंदर सेल वॉल जो होती है वो चिटिन की बनी होती है। फिर एल्गी और प्लांट सेल इनमें सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज। क्लियर है? कोई दिक्कत? चल ठीक है, अभी इस फंक्शन की बात कर लेते हैं। बेटा ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो प्रोटेक्शन का काम करती है, क्योंकि देखो सबसे बाहर है वही सबसे पहले इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगी, बाहर से जो भी आएगा उसके कांटेक्ट में आएगी, तो प्रोटेक्शन का काम करेगी। प्रोटेक्शन किससे करेगी? मैकेनिकल, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, देन हम बात करते हैं ये क्या करती है? परमिट करती है किसको? सेल को। परमिट को सेल करती है, सॉरी, सेल को परमिट करती है किस लिए? ताकि वो सेल को श्रिंक नहीं होने दे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना प्लाज्मोलाइसिस वाली कंडीशन, तो प्लाज्मोलाइसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, चलो अभी इसके बाद में हम आगे चलते हैं, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बता दिया आपको, ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, माथे के हाथ लगा के रोगे बेटा, वो करना नहीं है अपने को, आज ही पढ़ो, ख़त्म करो, जय बाबे की, है ना। चलो फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, न्यूक्लियस की बात करते हैं। यहाँ कहीं रख रखा है मैंने, हाँ ये रहा। अभी देखो न्यूक्लियस के बारे में जो जो जानना है मैं इसी डायग्राम में आपको, कुछ लिखवाना तो वो यहीं लिखवा दूंगा। ठीक है, चलो चल, तो ये न्यूक्लियस है, ये मैंने आपको बताए थे, ये क्या है? न्यूक्लियोपोर्स है ना। ठीक है, न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, ये एक पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, क्या करते हैं? पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है बेटा। इनको ये भी बोलते हैं कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, याद रखना ये बात। फिर इसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन। देखो ये क्रोमेटिन कुछ नहीं है, तुम ऐसे याद रख सकते हो कि इसके अंदर ये डीएनए होता है। बाकी क्रोमेटिन क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो डीएनए होता है ना, अब ये बात भी आप पेज के ऊपर लिख लेना, कहीं भी जहाँ आप नोट्स बनाते हो उसके सबसे ऊपर लिख लेना कि डीएनए होता है, उसकी पैकेजिंग होती है जिसमें हिस्टोन काम आता है। जब हम ये मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, बायोमोलिक्यूल्स वाला, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो डीएनए की पैकेजिंग होती है हिस्टोन की हेल्प से, है ना। और फिर उस पैकेजिंग से क्या बनते हैं? क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं। ठीक है, और यही क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट होके ऐसी स्ट्रक्चर्स आपने देखी होगी ना एनसीईआरटी में बनी हुई, तो ये बनाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्लियर है क्या? समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। फिर ये न्यूक्लियोलस है बेटा। अब न्यूक्लियोलस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये राइबोसोम फैक्ट्री होती है। क्या होती है? राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर रहेगा? और राइबोसोम खुद क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। चलो अभी इनके मैं फंक्शंस आपको अलग अलग लिख देता हूँ, इसको याद रखना, अच्छे से नोट्स बना लेना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख लेना। ये क्या करती है? मैंने आपको बताया डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है ना। और पोरस होती है। क्या होती है? पोरस होती है। तो क्या करती है? ये अलाउ करती है मटेरियल्स को अंदर बाहर आने जाने के लिए, है ना।
आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से अंदर से जो डीएनए से आरएनए बनता है, फिर वो आरएनए इन पोर्स से आके साइटोप्लाज्म में आता है, फिर साइटोप्लाज्म के ऊपर बाद में इसमें क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ये बहुत आगे लंबे प्रोसेस है, तो वो चलती जाती है, तो हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे इसको, है ना। चलो अभी फिर पोरस होती है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस। चलो न्यूक्लियोलस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये क्या होती है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। पेट क्वेश्चन बनेगा बेटा, ऐसे कैसे याद रखना आपको, ये सब अपने आप में क्वेश्चन ही हैं, यही समझ लो तुम तो, ठीक है। फिर आते हैं क्रोमेटिन की बात कर लेते हैं। किसकी, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। चलो ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कंटेनिंग डीएनए, कंटेंस डीएनए, क्लियर है बेटा। चलो इसके बाद में राइबोसोम्स के बारे में बताना पड़ेगा आपको, क्रोमोसोम्स के बारे में। जो क्रोमोसोम्स के बारे में इतना याद रखना, क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम्स, ये ओनली विजिबल होते हैं, विजिबल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। बाकी अगर इसके बारे में कुछ पढ़ना होगा तो हम सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको जीन के बारे में तो पता ही होगा, चलो ये भी मैं क्रोमोसोम के साथ ही बताऊंगा। देखो बेसिकली आप सुनते होंगे ना, बहुत हुआ हुआ होता है कि जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, ठीक है। तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना आज तक, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जीन क्या होता है, ठीक है। बेटा ये मान लो एक डीएनए है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से चला जाए, पर इसको 2 बार देख लेना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। पर ईजी है, आपको समझ में आएगा यार, आप होशियार बच्चे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर्स किसी चीज़ से हार मानते हैं क्या। तो इसके अंदर बेटा ये नाइट्रोजन बेस का ग्रुप होता है, वो डीएनए के हर पार्ट से क्या होता है, आपको पता होगा कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कोड होता है, तो ये डीएनए है। फिर यहाँ से एक एमआरएनए बनता है, क्या बनता है, एमआरएनए। वो यही एमआरएनए होता है कि डीएनए से डायरेक्ट क्या बनता है, एमआरएनए। फिर एमआरएनए का ये देखो, ये तो है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, किसी चीज़ की फोटोकॉपी करना, बनाना, है ना। तो वो क्या होती है, डीएनए की एक तरह से तुम ये मान लो फोटोकॉपी नहीं कह सकते इसको, मतलब हाँ, क्योंकि इसमें आरएनए में कुछ बेस पेयर चेंज होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। अभी आपके लिए आप इतना याद रखो कि ये मान लो एक डीएनए के अंदर जो कोड है ना, जो इन्फॉर्मेशन है, अब वो इसको इन्फॉर्मेशन क्यों बोलते हैं अभी आपको पता लगेगा। तो वो एमआरएनए के अंदर बन गई। फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो यहाँ पे टीआरएनए की हेल्प से और प्लस राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या, प्रोटीन से क्या बनते हैं, हार्मोन या फिर एंजाइम्स, ठीक है। अब ये एंजाइम्स और हार्मोन अपना अपना काम करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई डाइजेशन करेगा, कोई बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेगा, है ना। उसके बाद में हमारी बॉडी पूरी तरह से फंक्शन करती है। तो यही तो हुआ, हम कहते हैं कि जीन में इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में किसकी बात करता है, कि वो प्रोटीन जो प्रोडक्ट बनेगा ना उस जीन के पार्ट से, मतलब उससे पहले एमआरएनए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को ही वो इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। और क्या तुम क्या सोच रहे हो, कंप्यूटर का कोड होता है कोई, कि डीएनए निकल के आएगा, कंप्यूटर का एक कोड देगा, तुम चिप डालोगे, लगाओगे, तुम्हारी बॉडी फंक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी प्रोटीन्स पे ही काम करती है, ठीक है। हमारी बॉडी के फंक्शंस है वो एंजाइम और हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, और वो प्रोटीन से बने होते हैं, क्लियर है। चलो इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया वैसे पहले ही। चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो दाने दाने से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, राइबोसोम। तो ये जस्ट है ना, आप इसको ऐसे समझो, ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है ना, यहाँ से जुड़ी हुई होती है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियस से ऐसे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन्स भी क्या होती है, डबल स्ट्रक्चर्ड होती है बेटा, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये न्यूक्लियर पोर्स आ गए, और ये यहाँ से इसकी ये पूरी जुड़ी हुई है ना। चलो अब या तो राइबोसोम होंगे या फिर नहीं होंगे, जहाँ होंगे वो रफ होगी, और जहाँ नहीं होंगे वो स्मूथ होगी। बेटा एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आएगा, आप इससे ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश मत करो।
और देखो, अब एक और बात, राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। तो रफ होगी वो क्या करते करेगी? प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी। और जो स्मूथ होगी वो नहीं करेगी। ठीक है, तो इतना सिंपल समझ में आ गया ना? बस इसी को अपने को, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लिख लो। क्लियर है? तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो आप, रफ एंडोप्लाज्मिक। पहले कॉमन इंफॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, याद रखना आपको, ये लार्ज नेटवर्क है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो सेल स्ट्रक्चर होती है उसमें फैला रहता है। इसको क्या बोलते हैं? लार्ज नेटवर्क है। किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई है ना, ये एक तरह से आपको शीट दिख रही होंगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्यूब्स एंड शीट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में राइबोसोम की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उनका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत? फिर काम क्या करती है ये करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये याद रखना बेटा, याद रखना, जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी ना एग्ज़ाम में, तो ये इतना लिखा ही होगा। अगर वो फंक्शन पूछ रहा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसमें ये लाइन डायरेक्ट लिखी होगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स किस में? साइटोप्लाज्म में करता है। चल, अभी ये भी बताने की जरूरत है कि आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसफ़र करेगा, हैं? क्योंकि देखो, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म बीच में, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई, ये अगर किसी दिन स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए तो मेरे को शर्मिंदा करोगे या लिख के करके आ जाओगे? करके आ जाओगे ना, कि किसके बीच में कोऑर्डिनेशन है इसका? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, जो भी प्रोटीन्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? सब क्लियर है? आगे चलें? चलो चलो फटाफट से हम आर ई आर और एस सी आर के बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है मैं वही बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसमें राइबोसोम बताने की ज़रूरत है क्या? प्रेजेंट, एब्सेंट। क्लियर? फिर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन किससे बनते हैं? राइबोसोम से। और राइबोसोम किस में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होता है? लिपिड्स फॉर्मेशन का होता है। किसका? लिपिड्स या फैट्स बोल लो, यहाँ पे लिपिड्स या फैट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स, बेटा ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स फंक्शन में आ गया ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि देखो, स्टेरॉइड एक्चुअल में क्या होता है ना, लिपिड बेस्ड हार्मोन ही होते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो ना। कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर इनकी प्रेजेंस के बारे में जैसे एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा, तो ये क्या लीवर सेल्स होती है ना एनिमल्स की, लीवर सेल्स, लीवर सेल्स उनमें प्रेजेंट होता है, और क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। ठीक है, क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, हो जाएगा ना? शर्मिंदा तो नहीं करोगे? कर लो रिविजन। इसी चीज़ को आप रिपीट टेलीकास्ट में देख लेना गाइज। रिपीट करूँगा मैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे ही हम 1 आवर के करीब जा रहे हैं ना। चलो, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। राइबोसोम के बारे में बता देता हूँ ना आपको पहले।
तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो कि किसका बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड, सीधा क्वेश्चन आता है ये। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं है बेटा, क्या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं है, याद रहेगा। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन की साइट है, साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। कोई दिक्कत है, कर लेंगे। और ये सभी सेल्स में, तो ऑल सेल्स में प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान रखना। जैसे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, अभी प्रेजेंस की बात करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंस। तो ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, फिर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत है? साइटोप्लाज्म में मतलब ये फ्रीली भी होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन गोल्जी बॉडी पे। इसको अपन अरेंज करना पड़ेगा। चलो ये गोल्जी बॉडी के बारे में बता देता हूँ ना आपको। देखो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही बनती है कि इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें वेसाइकल्स अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, वेसाइकल्स अरेंज्ड इन पैरेलल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कि पैरेलल स्ट्रक्चर में होते हैं। ये दिख रही है ना आपको, ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स है ना। अब देखो इसमें मेरे को जो आप डायग्राम लेके आए हो, क्योंकि मेरे को ये दो चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, देखो ये सिस फेस है ना, सिस के साथ आपको फॉर्मेशन फेज याद रखना और ट्रांस के साथ आपको मैच्योरिंग याद रखना है। ठीक है, अभी देखो ये जो मैं चीज़ समझाने वाला हूँ ना, इसी से आपकी अगली लाइन बनेगी जो एग्ज़ाम में इस गोल्जी बॉडी का नाम लेते ही आ जाती है। कोई दिक्कत? देखो ये क्या करते हैं, एक्चुअल में मॉडिफाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। जैसे आर्यन ने को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाती है, वो प्रोटीन इसके अंदर आया। ठीक है, या फिर कोई शुगर है या कुछ भी है तो वो इसके अंदर आएगा, तो ये उसको बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है, मतलब सेल की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफाई करते हुए, और ये जो दूसरी फेस है इसका, मतलब ये दो फेस हो गए ना, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस, और इस ट्रांस फेस से उसको फाइनली पूरा बनाकर बाहर निकालता है। जैसे ये लिखा है ना, सिक्रेटरी वेसल्स। ठीक है, ये वेसल्स पहले बडिंग वेसल्स होती है, पर ये डिटेल की चीज़ें आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। बस आपको ये रखना है ये सिक्रेटरी वेसल्स है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट ही तो हुआ। तो यहाँ से फॉर्मिंग फेज से कोई भी सब्सटेंस एंटर करेगा, जैसे ये है ना इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, तो ये वेसिकल आई और यहाँ से उसका सिक्रेटरी वेसल्स होगी, वेसिकल बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली यहाँ पर मॉडिफाई होके बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से एक्सक्रीट हो गई। कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसके फंक्शन को जब हम लिखेंगे ना, तो वहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। लिख रहे हो ना तुम, लिखो। पैकिंग, स्टोरेज, स्टोर भी करता है, मॉडिफिकेशन, ये सब बेटा एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और ऐसे के ऐसे ही आएगा। और हेर फेर भी करेगा कोई भी एग्जामिनर तो वो यहीं करेगा। मॉडिफिकेशन एंड डिस्पैचिंग of products in vesicles inside and outside cell। ये मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन लिखा दी है पेट। ठीक है, जैसी है वैसी वैसी लाइन लिखा दी है, विश्वास भी तो नहीं होता तुम लोगों को। चलो फिर मैंने भी जैसे मॉडिफिकेशन बताया, ठीक है,
तो ये सिंपल शुगर्स को ट्रांसफॉर्म करता है किस में, कॉम्प्लेक्स शुगर में, याद रहेगा। तो ये मॉडिफाई हो गया ना, ठीक है। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी बेटा यहाँ होता है, लाइसोसोम्स फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके बारे में ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन भी, फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट साइट यही है। क्लियर है, हो जाएगा इतना, ठीक है। फिर हम आगे, जब लाइसोसोम का नाम आ ही गया है तो हम लाइसोसोम की देख ही लेते हैं। लाइसोसोम, देखो बेटा लाइसोसोम क्या होता है। एक तो तुम लोगों में इंटरेक्शन हो नहीं पाता, तो मैं डायरेक्टली पढ़ाता हूँ, तुम्हें समझ में तो आता है ना, कमेंट में बता दिया करो यार मेरे को, ठीक है। तो चलो लाइसोसोम्स के बारे में अब जान लेते हैं ना। तो लाइसोसोम में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक भी बोल सकते हो इनको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो यार, इंट्रा का मतलब ही होता है किसी चीज़ के अंदर, तो सेल आगे आगे, पूरी साइंस में इसका इंट्रा कहीं कॉपी के ऊपर लिख लेना कि इंट्रा का मतलब ही होता है उसी चीज़ के अंदर जो इसके आगे नाम आ गया। तो इंट्रा सेल तो मतलब सेल के अंदर ही, तो सेल के अंदर ही अगर कोई डाइजेशन करना है तो उसके लिए लाइसोसोम काम आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। और एक जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग। क्योंकि तुम बात सोचो ना यार, डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले सेल में, और होता ही क्या है, इतनी चीज़ें होती है। अगर मान लो किसी खुदा ना खास्ता गलती से फट गया सेल के अंदर, तो पूरी सेल ही ले डूबेगा, इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो यहाँ तक रहने देते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और एक बचा आपका सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको एक अच्छी सी एक क्लास में समझाना पड़ेगा, और बहुत ही 20 से 1 मिनट का वीडियो होगा, मैं आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी चीज़ को एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूँ आपको, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ये मैंने सेल ऑर्गेनल्स का एक ओवरव्यू दे दिया, देन इसके बाद में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसके बारे में देख लिया। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ फ्लूइड मोज़ेक से इतना ही आएगा, बाकी 11th की एनसीईआरटी में इसको फ्लूइड मोज़ेक के बारे में पूरा दे रखा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस बताया, फिर आपको मैंने 3 ये कंडीशन बताई, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की, ये आप ज़रूर याद रख लेना। फिर सेल वॉल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और किस में से किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल कैसी बनी होती है ये भी मैंने आपको लिखवा दिया। ये लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट मैचिंग का क्वेश्चन बन जाता है। फिर सेल वॉल का फंक्शन, देन हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके हमने बारे में डिटेल्स भी लिख ली, ठीक है। फिर जीन मैंने आपको समझाया, ये एक्स्ट्रा है इस क्लास के लिए, बट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो छोड़ना हो तो अपने रिस्क पे छोड़ देना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर आर्या और एससीआर के बारे में बताया, फिर राइबोसोम के क्या फंक्शंस हैं हमने वो कर लिए, फिर गोल्जी बॉडी भी हो गया। तो एटलीस्ट हमारा ऑलमोस्ट लगभग लगभग सब हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो सब हो गया। तो अभी जो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो लगभग दोनों में होती है, प्लांट सेल एनिमल सेल, तो अभी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एक सेंट्रोसोम, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी, दोनों में सेंट्रोसोम की बात करेंगे, है ना। ये 2 चीज़ें रह रखी हैं, तो इनको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो अभी बस 2 ही टॉपिक बचते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका ये एंड हो जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थैंक्स फ्रॉम माय साइड,
एंड प्लीज़ फीडबैक दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक के साथ ही मैं फिर नेक्स्ट क्लासेस लेके आऊँगा। तो यार देखो, मेरा ये ऑन स्क्रीन पहला एक्सपीरियंस है, तो होप कि आप मेरे को जितना अच्छा फीडबैक दोगे मैं उससे बेहतर ही आपको चीज़ें ला के दूँगा, ठीक है। और चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की जर्नी में मैंने भी चीज़ें देखी हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट रिवीजन में रखनी पड़ती हैं। और एक काम ज़रूर करना, मेरे पढ़ाने के बाद में आप क्वेश्चंस ज़रूर लगा लेना, ठीक है। चाहे वो PYQs NDA के हों, CDS के हों, या फिर CAPF के हों। और अगर आपको कोई डाउट आता है ना, अगर कोई डाउट आता है तो आप वो यहाँ पे कमेंट में कमेंट में लिख सकते हैं ना। उनका शॉर्ट शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारा टेलीग्राम आपके पास है, आप वहाँ पे भी कोई क्वेरी है तो वहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत है। चलिए, थैंक यू फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।